बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुश आमदीद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट। टी.एस. एलियट का ही एक ऐसे है। हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। T.S. Eliot says that the artist must continually surrender himself to something which is more valuable than him, the literary tradition. T.S. एलियट कहता है कि आर्टिस्ट को हमेशा अपने आप को सरेंडर करना चाहिए उस वर्क के सामने जो कि वो क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जो पोएट है उसकी अपनी पर्सनालिटी का जो है उसकी वर्क के अंदर असर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपने जो जज्बात हैं, अपने जो ख़यालात हैं, अपनी आइडियालॉजी है, उसको साइड पे रख के पोएटिक प्रोसेस को जो है ना क्रिएट करे। He must allow his poetic sensibility to be shaped and modified by the past. उसकी जो सेंसिबिलिटी है, इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको वो शेप करे और मॉडिफाइड करे पास्ट के ज़रिए और अपनी पर्सनैलिटी को साइड पे रख के। He must continue to acquire the sense of tradition throughout his career. कि उसको ज़रूर सेंस ऑफ ट्रेडिशन गेन करना चाहिए अपने कैरियर के दौरान। सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या है कि जो होमर से लेकर ऑनवर्ड जितना भी वर्क हुआ है, जिस जिस तरह की मूवमेंट्स आई हैं, पीरियड आए हैं बीच में, उन सब को स्टडी करना, उनका सेंस गेन करना सही मैनों में। इन द बिगिनिंग हिज सेल्फ एंड हिज इंडिविजुअलिटी मे असर्ट इटसेल्फ। कहता है शुरू में हो सकता है उसकी जो सेल्फ है या उसकी जो ज़ात है और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो इस बात का दावा करे, बट एज हिज पावर मेच्योर ही शुड एक्वायर ग्रेटर एंड ग्रेटर एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये इस लाइन में टी.एस. एलियट कहते हैं कि शुरू में जब कोई भी पोएट स्टार्ट में अपना वर्क शुरू कर रहा होता है तो हो सकता है शुरू में उसके वर्क के अंदर उसकी पर्सनैलिटी की झलक नज़र आए, लेकिन यूं ही वो मैच्योर होता है अपने पोएटिक प्रोसेस को क्रिएट करने के दौरान, जब वो मैच्योर होता है और सेंस ऑफ ट्रेडिशन गेन करता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बीच में से एक्सटेंशन उसकी हो जाती है। मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी का असर जो है उसके वर्क में उसका जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होता। ही एक्वायर्स ग्रेटर एंड ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, और वो अपने काम में ऑब्जेक्टिविटी लाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि जो पीस ऑफ आर्ट वो क्रिएट कर रहा है वो अपने आप में मुकम्मल होता है। अगर किसी को उसके नाम के बग़ैर वो प्रोवाइड किया जाए किसी भी क्रिटिक को, तो वो जो उसका मीनिंग निकालता है उस पीस ऑफ आर्ट का वो बिल्कुल मुकम्मल और परफेक्ट होता है कि वो जो पीस ऑफ आर्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी शो करता है। हिज इमोशन एंड पैशन बिकम डीपर्सनलाइज्ड। वो अपने इमोशंस को, अपने पैशंस को, जज्बात को साइड पे रखता है, निकाल देता है, उस अपने वर्क के अंदर उनका असर नहीं छोड़ता। ही बिकम्स एज पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव एज अ साइंटिस्ट। जैसा कि एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है और उसके एनालिसिस करता है, उसके रिज़ल्ट और डेटा उसका सामने लाता है, तो उसमें जिस तरह उसकी शख्सियत का असर नहीं होता, चाहे जिस तरह का मर्ज़ी कोई साइंटिस्ट हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट सेम आते हैं। इसी तरह वो कहता है कि जो मैच्योर पोएट होता है, जो अपना पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है, तो वो पीस ऑफ आर्ट चाहे जिस कंडीशन में, चाहे जिस किस्म के जज्बात के दौरान वो क्रिएट करता है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। चाहे उसके जज्बात में, आर्टिस्ट के जज्बात में, चाहे उसके पैशन में तब्दीली आ जाए, लेकिन उसके पीस ऑफ आर्ट में कोई तब्दीली नहीं आती। द पर्सनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन।
कि उसकी पर्सनैलिटी आर्टिस्ट की अहम नहीं है, बल्कि उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सेंस ऑफ ट्रेडिशन है। A good poem is living whole of all the poetry that has ever been written। कि जो एक पोएम जो लिखी जा रही है, एक अच्छी पोएम जो है वो अपने आप में एक लिविंग होल होती है पूरी पोएट्री के अंदर, जो कि जितनी पोएट्री आज तक लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू इलियट अ पोएट मस्ट फॉरगेट हिज पर्सनल जॉयज़ एंड सॉरोज़। कहता है, इलियट कहता है कि पोएट को अपने जो पर्सनल जॉयज़ और सॉरोज़ हैं वो साइड पे रख के अपना पीस ऑफ वर्ड क्रिएट करना चाहिए। एंड बी अब्जॉर्ब्ड इन एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मस्ट एक्सप्रेस इट इन हिज पोएट्री। और उसको अपने सेंस ऑफ ट्रेडिशन गेन करने में बिल्कुल मगन होना चाहिए और बिल्कुल उसके अंदर फुली अब्जॉर्ब होना चाहिए और अपना जो उसकी पोएट्री है उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। Thus the poet's personality is merely a medium। पोएट की पर्सनैलिटी जस्ट मीडियम है, हैविंग द सेम सिग्निफिकेंस एज अ कैटालिटिक एजेंट और रिसेप्टिकल इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जिस तरीके से कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले करता है और वो सिर्फ रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, बल्कि ख़ुद उसके अंदर टेक पार्ट नहीं करता, इसी तरह पोएट की जो पर्सनैलिटी है वो भी पोएटिक प्रोसेस के दौरान एज अ कैटलिस्ट काम करे, ना कि उसके अंदर शामिल हो। Then in the second part of the essay, Eliot further developed his theory of impersonality of poetry। वो कहता है जो सेकंड पार्ट है इस ऐसे का, उसमें अपनी वो थ्योरी पेश करता है impersonality of poetry की। He compares the mind of the poet to a catalyst and process of poetic creation to the process of chemical reaction। वो पोएट के माइंड को कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करता है और पोएटिक प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन से। Just as chemical reaction take place in the presence of catalyst alone, the poet's mind is also the catalytic agent for combining different emotion into something new। कि जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसी तरह पोएट का जो माइंड है वो भी एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है इमोशंस और डिफरेंट इमोशन को इकट्ठा करके और नई चीज़ बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ टी.एस. एलियट एक साइंटिफिक एग्जांपल देता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन की। दीज टू गैसेज combinedly create sulfurous acid only when a fine filament of platinum is introduced into a jar। कि जब एक जार के अंदर इन दो गैसेस की प्रेजेंस में एक प्लाटिनम का एक जो फिलामेंट है वो जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ये रिएक्शन होता है। इसी तरह जिस तरह के प्लूटोनियम रोल अदा कर रहा है, वो कहता है कि इसी तरह एक पोएट के माइंड को रोल अदा करना चाहिए पोएटिक प्रोसेस के दौरान। द कम्बिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द पीस ऑफ प्लैटिनम बट दिस मेटल इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। वो कहता है इसके जो दो गैसेस के कम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें प्लैटिनम का पीस जो है वो वही रोल अदा कर रहा है जो कि पोएट के माइंड को रोल अदा करना चाहिए। और इसके अंदर प्लैटिनम के पीस के अंदर कोई चेंज नहीं आती मेटल के, बल्कि उसकी प्रेजेंस में सिर्फ दो गैसेस का कम्बिनेशन होता है। इट रिमेन्स इनर्ट, और ये इनर्ट रहता है, मतलब कि किसी किस्म का रिएक्शन जो चीज़ नहीं करती उसको इनर्ट कहते हैं। न्यूट्रल रहता है और अनअफेक्टेड रहता है। हेंस द माइंड ऑफ द पोएट इज़ लाइक द कैटालिटिक एजेंट। इसलिए जो पोएट का माइंड है वो भी एक कैटालिटिक एजेंट के तौर पे काम करना चाहिए। दो इट इज़ नेसेसरी फॉर कंबाइनिंग द इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस टू टेक प्लेस। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है पोएट के माइंड का इमोशंस और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना, लेकिन इसका जो
अफेक्ट है वो नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस और एक्सपीरियंस को कंबाइन करना। येट इट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कम्बिनेशन। और इसके पूरे के किसी किस्म की इसके अंदर चेंज नहीं आनी चाहिए पोएटिक प्रोसेस के दौरान। उसके माइंड की जो असर है वो उसके अंदर नहीं आना चाहिए। द माइंड ऑफ द पोएट कॉन्स्टेंटली फॉर्म इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो पोएट का माइंड है वो मुसलसल इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को बना रहा है, उनको एक फॉर्म दे रहा है इनटू न्यू होल, एक नए होल में। बट दिस इज़ न्यू कम्बिनेशन डज नॉट कंटेन इवन अ सिंगल ट्रेस ऑफ अ पोएट्स माइंड। लेकिन ये जो नई कम्बिनेशन बनती है इनकी एक्सपीरियंसेस की और इमोशंस को इकट्ठे फॉर्म करने में, उसके अंदर एक सिंगल ट्रेस भी नहीं शो होती पोएट्स के माइंड की। जस्ट एज The newly formed sulfurous acid does not contain any trace of platinum। जिस तरह एक सल्फ्यूरस एसिड जो फॉर्म होता है उसके अंदर एक ट्रेस भी नहीं है प्लाटिनम की, इसी तरह पोएट की जो माइंड है उसकी भी ट्रेस नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग पोएटिक प्रोसेस। इन द केस ऑफ अ यंग एंड immature poet, his mind, his personal emotion and experiences may find some expression in his composition। वो कहता है कि जो यंग पोएट है या इमेच्योर पोएट है उसके माइंड की, उसके पर्सनल इमोशंस की और एक्सपीरियंस की हो सकता है थोड़ी सी झलक उस कंपोजिशन के दौरान आ जाए। बट इलियट सेज the more perfect the artist, more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates। वो कहता है द मोर परफेक्ट आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट परफेक्ट होगा, द मोर कम्प्लीटली सेपरेट, जो अपने आप को मुकम्मल तौर पे सेपरेट रखता है, इन हिम विल बी द मैन, वो शख्स होगा, वो सफ़र, जो कि सफ़र तो करता है और उसका माइंड जो है वो सिर्फ क्रिएट करता है। द टेस्ट of the maturity of an artist is the completeness with which his mind digests and transmute the passions। वो कहता है कि जो मेच्योरिटी का टेस्ट है आर्टिस्ट का, उस कंप्लीटनेस में है जिसके ज़रिए उसका माइंड डाइजेस्ट करता है इमोशंस को और ट्रांसम्यूट करता है पैशंस को। विच फॉर्म द सब्सटेंस ऑफ हिज पोएट्री, जो कि जो पैशंस है ट्रांसम्यूट जो करता है माइंड, वो ही सब्सटेंस पोएट्री में यूज़ होता है। द मैन सफ़र हैज़ एक्सपीरियंसेस, जब एक बंदा सफ़र करता है तो वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है। बट इट इज़ हिज माइंड विच ट्रांसफॉर्म एक्सपीरियंसेस इनटू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और ये उसका ज़हन ही है जो कि उसके एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करता है किसी नई चीज़ में और डिफरेंट चीज़ बनाने में। दस पर्सनैलिटी ऑफ द पोएट डज नॉट फाइंड फ्री प्ले और एक्सप्रेशन इन हिज पोएट्री। लेकिन इस तरह जो पोएट की पर्सनैलिटी है वो फ्री प्ले नहीं अदा कर सकती, अपने आप को फ्री नहीं कर सकती, या उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी शायरी में वो अपने आप को उससे बिल्कुल निकाल नहीं सकती। इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिक एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन। ये बिल्कुल उस कैटलिस्ट की तरह काम करती है जो कि पोएटिक प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेता है, और इसलिए उसकी जो पोएट्री है उसके अंदर उसका जो पर्सनैलिटी है उसका असर नहीं होना चाहिए। Eliot says that the experiences which enter the poetic process may be of two kinds। यहाँ जो टी एस इलियट है वो एक्सपीरियंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। दे आर इमोशंस एंड फीलिंग, एक इमोशंस हैं और दूसरा फीलिंग्स है। पोएट्री में बी कंपोज्ड आउट ऑफ इमोशंस ओनली, या तो शायरी जो है कंपोज की जाती है और उसमें से इमोशंस का अमल दखल नहीं होता, या आउट ऑफ फीलिंग्स, या उसमें फीलिंग्स का असर नहीं होता ओनली, और आउट ऑफ बोथ, या दोनों नहीं होते। टी एस इलियट हेयर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग, बट ही डज नॉट स्टेट व्हाट दिस डिफरेंस इज़।
यहाँ टी.एस. इलियट जो है डिस्टिंग्विश करता है कि इमोशंस क्या होती है और फीलिंग्स क्या होती है, लेकिन वो बिल्कुल इनका डिफरेंस जो है तो वाज़ेह नहीं कर पाता। वो स्टेट जो है उनकी वो नहीं स्टेट नहीं बता सकता कि वो किस स्टेट में होते हैं। ए जी जॉर्ज इसके बारे में कहता है, नो वेयर एल्स इन हिज राइटिंग इज़ दिस डिस्टिंक्शन मेंटेन। नो ए.जी. जॉर्जो जो है वो इनके बारे में कहता है, टी.एस. इलियट के बारे में, कहीं भी उसकी राइटिंग के अंदर उसकी डिस्टिंक्शन मेंटेन नहीं की गई कि फीलिंग्स क्या होते हैं और इमोशन क्या होते हैं। नाइदर डज ही एडोकेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स, और ना ही वो मुनासिब तरीके से टी.एस. इलियट इन दोनों के दरमियान, इनकी मीनिंग के दरमियान कोई डिस्टिंग्विश कर सका है, या इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो नहीं कर सका टी.एस. इलियट कि फीलिंग्स क्या है और इमोशंस क्या है। द डिस्टिंक्शन शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड, इसलिए जो इनकी डिस्टिंक्शन है उसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट कंपेयर द पोएट्स माइंड टू अ जार और रिसेप्टेबल इन विच नंबरलेस फीलिंग्स, इमोशन एट्सेट्रा आर स्टोर्ड। जो टी.एस. इलियट जो पोएट्स का माइंड है उसको एक जार या रिसेप्टेबल को साथ कंपेयर करता है, जिसके अंदर नंबरलेस फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं और स्टोर्ड हैं, एंड दीज इमोशन एंड फीलिंग रिमेन देयर, उसके अंदर वो रहते हैं इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड chaotic फॉर्म। और ये इमोशन और फीलिंग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और chaotic फॉर्म में होते हैं उस वक्त तक, टिल ऑल द particles आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ न्यू कंपाउंड। और उसके बाद इन पार्टिकल्स को जो इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक न्यू कंपाउंड इससे बनाया जाता है। इस तरह पोएट्री इज़ ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन इंस्पायरेशन, और पोएट्री जो है ये वही इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इमोशंस और फीलिंग्स जो कि पोएट के माइंड में chaotic फॉर्म में या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़े होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पोएट्री कहते हैं, बल्कि रेदर देन इंस्पायरेशन। एंड द ग्रेटनेस ऑफ पोएम डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन। वो कहता है कि जो पोएम की जो ग्रेटनेस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी इमोशंस की शिद्दत क्या है, बट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, बल्कि वो जो पोएटिक प्रोसेस है उसकी कंपोजिशन की इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से उनको कंपोज किया गया है, इस पे डिपेंड करता है एक ग्रेट पोएम। ग्रेटनेस ऑफ पोएम इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से इनको जोड़ा गया है, इमोशंस और फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज किस शिद्दत से किया गया है, ना कि इनकी शिद्दत इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये चीज़, बल्कि जिस शिद्दत से उनको जोड़ा जाता है उतनी ही ग्रेट पोएम प्रोड्यूस होती है। जस्ट एज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जिस तरह के केमिकल रिएक्शन जो है टेक प्लेस होता है अंडर अंडर प्रेशर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी उसमें वो सबसे बेहतर होता है। इसी तरह जो पोएटिक प्रोसेस का जो कंपोजिशन है वो जितनी शिद्दत से होगी उतनी ही ग्रेटनेस उस पीस ऑफ वर्क में आएगी। सो आल्सो द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड फॉर द फ्यूजन ऑफ इमोशन, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो फ्यूजन का प्रोसेस है, इमोशंस की फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें इंटेंसिटी नीडेड मतलब कि ज़रूरत पड़ती है। फ्यूजन कहते हैं दो चीज़ों को जोड़ना, फिशन कहते हैं एक चीज़ को तोड़ के दो चीज़ें बनाना, और फ्यूजन है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा जोड़ना अंडर प्रेशर और एक चीज़ कंपाइल या कंपोज करना। एलियट सेज द मोर इंटेंस द पोएटिक प्रोसेस द ग्रेटर द पोएम, कि जितना शिद्दत से पोएटिक प्रोसेस होगा उतना ही ग्रेट पोएम प्रोड्यूस होगी। ही आल्सो सेज दैट देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्टिक इमोशन एंड पर्सनल इमोशन ऑफ द पोएट। यहाँ वो कहता है कि हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है आर्टिस्टिक इमोशन और पर्सनल इमोशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो शायर है उसके इमोशन
और जो एक आम बंदा है उसके जो ज़ाती जज्बात होते हैं उनमें फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फेमस ओड टू नाइटिंगेल ऑफ कीट कंटेन अ नंबर ऑफ इमोशन विच हैव नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल। वो कहता है कि शायर के नाइट ओड टू नाइटिंगेल जो जॉन कीट ने लिखी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर जज्बात हैं, लेकिन जिसका नाइटिंगेल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दस द पोएट हैज़ नो पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस, इसलिए शायर की पर्सनैलिटी का असर एक्सप्रेशन के दौरान, एक्सप्रेस करने के दौरान नहीं होना चाहिए। ही इज़ मेयरली अ मीडियम, वो जस्ट एक मीडियम है इन विच इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस आर कंबाइंड इन अ पिकुलर एंड एक्सपेक्टेड वेज। और वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मीडियम का किरदार अदा करती है जिसमें इम्प्रेशन और एक्सपीरियंसेस को कंबाइन किया जाता है ख़ास अंदाज में और मुतवक्के तरीके से। Impressions and experiences which are important for the man may find no place in his own poetry। वो कहता है वो इम्प्रेशन और एक्सपीरियंसेस जो कि एक बंदे के लिए अहम हैं, हो सकता है उसकी शायरी में उनका कोई जगह ना हो। एंड दोज विच बिकम इम्पोर्टेंट इन द पोएट्री मे हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर द मैन, और जिनकी पोएट्री में अहमियत है एक्सपीरियंसेस की और इमोशन इम्प्रेशन की, हो सकता है एक आम बंदे के लिए उनकी कोई अहमियत ना हो। इलियट दस रिजेक्ट्स रोमांटिक सब्जेक्टिविज़म। इलियट जो है रोमांटिक जो सब्जेक्टिविज़म है उसको रिजेक्ट करता है। सब्जेक्टिविज़म किसे कहते हैं? सब्जेक्टिविज़म कहते हैं कि जो पोएट के पर्सनल जो उसकी थाट है उसको सब्जेक्टिविज़म कहते हैं। उसके पर्सनल इमोशन, उसके पर्सनल थाट को सब्जेक्टिविज़म कहते हैं। ही सेज दैट द इमोशन ऑफ पोएट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशन ऑफ द पोएट। वो कहता है कि जो किसी पोएट्री के इमोशन जो है उन वो डिफरेंट होते हैं पर्सनल इमोशन से। हिज पर्सनल इमोशन मे बी सिंपल और क्रूड बट द इमोशन ऑफ द हिज पोएट्री मे बी कम्प्लेक्स एंड रिफाइंड। Eliot thinks that it is not the business of the poet to find new emotion। कहता है कि ये एक शायर का ये काम नहीं है कि वो जो है ना न्यू इमोशन को फाइंड करे। ही मे एक्सप्रेस ओनली ऑर्डिनरी इमोशन, उसको बाद औक़ात सिर्फ ऑर्डिनरी इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। बट ही मस्ट इम्पोर्ट टू देम अ न्यू सिग्निफिकेंस एंड न्यू मीनिंग, बल्कि उसका जो मेन काम है उन इमोशंस को नया मीनिंग देना, नई सिग्निफिकेंस देना, नया उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि उनके अंदर एक नया मीनिंग आए और नई उनकी सिग्निफिकेंस आए। And it is also not necessary that these should be his personal emotion, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये उनके पर्सनल इमोशन होने चाहिए। Eliot thinks that even emotion which he has never personally experienced can serve the purpose of poetry। Eliot सोचता है कि हत्ता कि जो इमोशन जो कि उसने कभी पर्सनली महसूस नहीं किए वो उसकी पोएट्री के अंदर एक बामकसद किरदार अदा करते हैं। इलियट रिजेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। इलियट जो है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएट्री को रिजेक्ट करता है। हैविंग इट्स ओरिजिन इन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, कि जो वर्ड्सवर्थ था उसकी थ्योरी थी कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी यही पोएट्री है। टी.एस. इलियट इसको रिजेक्ट करता है। बट इलियट पॉइंट आउट दैट in the process of poetic composition there is neither emotion nor recollection nor tranquility, बल्कि वो इन तीनों चीज़ों को, इमोशन को भी, रिकोलेक्शन को भी और ट्रैंक्विलिटी को भी रिजेक्ट कर देता है। In the poetic process there is only concentration of a number of experiences। वो कहता है पोएटिक प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ऊपर। एंड अ न्यू थिंग रिजल्ट फ्राम दिस कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन से नई चीज़ बननी चाहिए, नई पोएटिक आर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंसंट्रेशन इज़ नाइदर कॉन्शियस नॉर डेलिब्रेट, और ये पोएटिक प्रोसेस जो है ये ना तो डेलिब्रेट जानबूझ के करना चाहिए और ना कॉन्शियस, मतलब कि इसके बारे में पहले से अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ पैसिव वन, और ये बल्कि
एक पैसिव प्रोसेस है जो कि ऑटो पे होता है पोएट के माइंड में। नो डाउट देयर आर सर्टन एलिमेंट्स इन द पोएटिक प्रोसेस, वो कहता है इसमें कोई शक नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पोएटिक प्रोसेस के अंदर विच आर कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, कुछ शऊरी तौर पे होते हैं और कुछ जानबूझ कर किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड बैड पोएट इज़ दैट अ बैड पोएट इज़ कॉन्शियस where he should be unconscious and unconscious where he should be conscious। वो कहता है बुरे शायर की या नाकाम शायर की यही पहचान होती है, जहाँ उसको कॉन्शियस होना चाहिए था वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जहाँ उसको अनकॉन्शियस होना चाहिए वहाँ वो कॉन्शियस हो जाता है। इट इज़ दिस रॉन्ग काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस विच मेक्स अ पोएम पर्सनल। वो कहता है यही वो गलत चीज़ है कॉन्शियसनेस की वो गलत किस्म है जो कि एक शायर को पर्सनल बना देती है। वेयर एज मेच्योर आर्ट मस्ट बी इम्पर्सनल, लेकिन जब कि वो कहता है मेच्योर आर्ट वो है जो कि जिसके अंदर शायर को अपने आप को इम्पर्सनल शो करता है। बट इलियट डज नॉट टेल व्हेन अ पोएट शुड बी कॉन्शियस एंड व्हेन नॉट। लेकिन इलियट ये नहीं बताता कि कब शायर को कॉन्शियस होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट हैज़ बीन लेफ्ट वेग एंड इनडिटर्मिनेट। वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ये अभी तक मुबहम है, नाकाबिल बयान है, अभी तक ये बयान नहीं हुआ। इलियट कंक्लूड्स पोएट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, कि पोएट्री एक इमोशन को लूज़ छोड़ने का नाम नहीं है, बट एन एस्केप फ्राम इमोशन, बल्कि इमोशन से निकल के पोएट्री करने का नाम है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये अपनी पर्सनैलिटी का इजहार नहीं है, बट एन एस्केप फ्राम पर्सनैलिटी, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को उससे निकालने का नाम है। दस इलियट डज नॉट डिनाई इमोशन, इस तरह इलियट जो है इमोशन से इनकार नहीं करता। ही ओनली ट्राइज टू डीपर्सनलाइज इमोशन, बल्कि वो कहता है कि पोएटिक प्रोसेस के दौरान जो इमोशंस हैं उनको साइड पे रखना चाहिए और पूरी कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी के साथ इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को मिला के कंपोजिशन करनी चाहिए। देयर शुड बी एन एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, बल्कि हाँ पर्सनैलिटी को एग्ज़िट कर देना चाहिए, उसके पोएटिक प्रोसेस के अंदर से निकाल देना चाहिए। दिस इम्पर्सनैलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द पोएट सरेंडर हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू द वर्क दैट इज़ टू बी डन। वो कहता है ये इम्पर्सनैलिटी उस वक्त अचीव की जा सकती है उस वक्त जब एक पोएट अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके वर्क के सामने सरेंडर कर देता है, हथियार डाल देता है, और उसके बाद ये जो वर्क है उसके बाद ये होता है। और पोएटिक प्रोसेस तब होता है जब पोएट अपनी पोएट्री उस पर्सनैलिटी को उसके अंदर से उसकी एक्सटेंशन कर देता है और मुकम्मल तौर पर अपने वर्क के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो तब जाके जो वर्क होता है वो उस वर्क को मेच्योर वर्क और पोएट को मेच्योर पोएट कहते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, हकदार लड़कों तक पहुंचाएं, हकदार स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और किसी किस्म की इसके अंदर अगर कोई भी कमी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद अस।